नमस्कार। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर स्थित पठारों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय भारत पर स्थित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ग्रीन कलर की जो मैंने बाउंड्री बनाई है, ये चारों तरफ, यही हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। भारत इतना ही था स्टार्टिंग में। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, किनारे किनारे बाउंड्री दिख रही है, इतना ही भारत था पहले। ठीक है, ऊपर के भारत का निर्माण कैसे हुआ हम सब बता चुके हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय ये जो भारत है, ये बहुत एक पठारी क्षेत्र है। ये बहुत ही प्राचीनतम भूभाग है जो कि गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। स्टार्टिंग में हमने बता रखा है कि ये पूरा एक भूभाग था जिसको हम पैंजिया के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? पैंजिया। इसके उत्तर में जो भाग था उसको हम अंगारा लैंड कहते थे और दक्षिण के भाग को हम कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो दक्षिण में जो भाग था गोंडवाना लैंड, तो उस गोंडवाना लैंड से ही ये प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। ये इधर से पृथक हुआ है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ता गया है, तब ये इसके भारत का निर्माण हुआ है पूरी तरीके से। तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत, ये जो पठारी क्षेत्र है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे कि आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टान, टर्सरी क्रम की चट्टान। ये इतनी सारी चट्टानें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक, पश्चिम में गिरनार पहाड़ी तक और दक्षिण में कार्डामम और इलायची की पहाड़ी तक इसका विस्तार है। नोट करते जाइए पॉइंट। कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? इसका विस्तार उत्तर, इधर आएंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र तक आएगा, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में गिरनार पहाड़ी तक और पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार इसी के अंतर्गत आता है, और दक्षिण में कार्डामम इलायची की पहाड़ी तक इसका विस्तार है। इसको हम पठारों के पठार के नाम से भी जानते हैं। इसको पठारों का पठार भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत और भी छोटे छोटे पठार स्थित हैं जो कि ऊपर की ओर उठे हुए हैं। ये पूरा पठार है, इसके अंतर्गत देखिए हमने पठार बना रखे हैं। ये और भी पठार स्थित हैं। ठीक है, पठार के अंदर पठार है, इस वजह से ये सब पठार बने हुए हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पठारों का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो पठारी क्षेत्र है, ये पूरा एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में है। ये कैसा है? एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में है। कैसे? इस तरीके से ये बना हुआ है। अनियमित त्रिभुजाकार आकृति है, त्रिभुज के तरीके है लेकिन नियमित नहीं है, अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इसके ढाल की। तो इसका जो ढाल है, इस पर जो नदियां जो बहती हैं उसके आधार पर हम इसके ढाल का निर्धारण करते हैं। जैसे कि ये चंबल नदी हो गई और ये सोन नदी हो गई, इनका प्रवाह जो है वो उत्तर की ओर है। तो इससे पता चलता है कि ऊपर का जो पठारी क्षेत्र है, इसका प्रवाह मतलब इसका ढाल जो है उत्तर की ओर है। जबकि इसके पूर्व में बहने वाली नदियां जो हैं, दामोदर हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, है ना, ये सारी जो नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं, इनके प्रवाह से पता चलता है कि इसका इस तरफ के क्षेत्र का जो प्रवाह मतलब जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। इनमें अपवाद के रूप में दो नदियां आ जाती हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसका जो ढाल है वो उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ज्यादा है। दो नदियां बहती हैं, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है तापी या ताप्ती। ये अपवाद के रूप में है क्योंकि ये भ्रंश घाटियों में बहती हैं। भ्रंश घाटी यानी कि एक घाटी है जो, यानी कि जो जैसे ब्लॉक पर्वत बन जाते हैं उसके अंदर का जो ग्रावेन होता है, घाटी बन जाती है, वहां पर नदियां जो प्रवाहित होती हैं उसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। तो नर्मदा और तापी ये दो भ्रंश घाटियों में बहती हैं। इनका प्रवाह जो है पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। ठीक है, इनका प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर स्थित है।
चंबल नदी और सोन नदी का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर स्थित है। तो इन सब नदियों के आधार पर इसके ढाल का पता चलता है कि प्रायद्वीपीय जो पठारी भारत है जो इसका ढाल किस तरफ है। तो इसका ढाल मोस्टली जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है और कुछ उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अंतर्गत हम कौन कौन से पठार पढ़ेंगे? मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, आंध्र पठार, कर्नाटक का पठार और कुछ पर्वत चोटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी से स्टार्ट करते हैं। इस प्रायद्वीपीय पठारी जो भाग है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये रेड कलर से दिख रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की रेंज में है। 800 किलोमीटर की रेंज में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। कहां से? गुजरात से लेके दिल्ली तक इसका विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ही अपरदित पर्वत श्रृंखला है और सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे प्राचीनतम, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये बहुत ही ज्यादा अपरदित हो गई है, टूट फूट गई है ना। तो ज्यादा अपरदित होने के कारण इसकी जो ऊंचाई है बहुत ही कम रह गई है। यहाँ की पर्वत जो चोटियां हैं बहुत ही कम ऊंची हैं, 600-700 मीटर, 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि यहाँ की जो पहाड़ियां हैं 600 से 900 मीटर तक ही ऊंची हैं। अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि आबू पर्वत पर स्थित है। कहां पर? माउंट आबू, यहीं पर एक आबू पर्वत है, उस पर स्थित ये जो चोटी बनाई है इसको हम कहते हैं गुरु शिखर। ठीक है, इसको हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। ये 1722 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू पर स्थित है, आबू पर्वत पर स्थित है। यहीं पर आबू पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है जो कि जैन लोगों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कहां पर? इसी अरावली पर्वत श्रृंखला पर आबू पर स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला, नेक्स्ट पॉइंट, अरावली पर्वत श्रृंखला धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमने पढ़ा रखी हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है, बहुत ही प्राचीनतम है। धारवाड़ क्रम की चट्टान जो होती हैं वो खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही वहाँ पर प्रचुर भंडार है, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। यहाँ पर लोहा, तांबा, अभ्रक, है ना, ये सारी धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये ब्लू कलर से आ रही है, ये लूनी नदी राजस्थान से होते हुए और इधर गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से ही निकलने वाली नदी है। ये बीच में हमने गोल सा सर्किल बना रखा है, इसको ही हम कहते हैं सांभर झील, है ना। ये नमक की झील एक तरीके से, सांभर झील। कहां पर स्थित? राजस्थान में ही स्थित है सांभर। ठीक है, सांभर झील। तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलने वाली राजस्थान की प्रमुख नदी है जो कि राजस्थान में
प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, इस वजह से इसको हम अंतः स्थली नदी भी कहते हैं। अंतः स्थली स्थल के अंदर यानी कि लुप्त हो जाती है, अंतः स्थलीय, अंतः स्थली नदी भी कहते हैं। यहाँ पर ये दलदली क्षेत्र है, पूरा कच्छ का रण जो है दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर दलदल नुमा मतलब कि स्थल पाया जाता है, तो बहुत ही दलदल है यहाँ पर। लूनी नदी पर ही ये मेरी सांभर झील स्थित है, जो कि अरावली पर्वत के समीप ही है। और इसकी जो दो सहायक नदियां कौन कौन सी, सुकरी और जवाई। जवाई और सुकरी नदियां जो हैं इसकी सहायक नदी हैं। कौन कौन सी हैं, जवाई और सुकरी। ठीक, जवाई और सुकरी दो नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि लूनी नदी में मिल जाती हैं और लूनी नदी आगे जाकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस वजह से इसको अंतःस्थली नदी भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई अरावली पर्वत के बारे में। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है, आबू पर स्थित है। और इसकी रेंज जो पूरी है ये कितनी ऊंची है, 1322 मीटर 1722 मीटर है। और टोटल इसकी रेंज 800 किलोमीटर है, गुजरात से लेके दिल्ली तक विस्तृत है। आगे बात करते हैं हम लोग मेवाड़ के पठार के बारे में। मेवाड़ का पठार मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश पर स्थित है। ये मेवाड़ का पठार यहाँ पर कहाँ कहाँ, राजस्थान प्लस एमपी, मध्य प्रदेश। तो मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यतः स्थित है। मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत श्रृंखला को मालवा के पठार से अलग करता है। मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत श्रृंखला को मालवा के पठार से, नीचे मालवा का पठार है तो ये मेवाड़ का पठार है, तो अरावली श्रृंखला जो है मुख्यतः मेवाड़ के पठार पर ही स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला को मालवा के पठार से पृथक करता है। मेवाड़ के पठार से ही चंबल की सहायक नदी, जिसको हम बनास नदी के नाम से जानते हैं, बनास, ये बनास। तो चंबल की सहायक नदी बनास, ये देखिए ये बनास नदी है, ये निकली बनास नदी आई है और ये चंबल नदी मालवा पठार से निकली है और इधर यमुना मिल गई। तो ये जो नदी आ रही है इसको कहते हैं बनास नदी। ये मेवाड़ के पठार पर ही इसका अपवाह क्षेत्र है, मेवाड़ के पठार पर ही इसका अपवाह क्षेत्र है। चंबल की सहायक नदी है और किस पर मिल जाती है, चंबल पे मिल जाती है। क्या नाम है इसका, बनास। ये तो बात होगी मेवाड़ के पठार के बारे में कुछ पॉइंट। आगे बात करते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार मुख्यतः ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान पर इसका विस्तार है। कुछ इसका भाग गुजरात की तरफ भी जाता है। मालवा का पठार बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है। किससे बना है, बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है। बहुत ही प्राचीनतम चट्टानें हैं। ये जब अपक्षय अपरदन होता है, टूट फूट जाती हैं, तो इसके घिसाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जब जमीन होती है उसमें क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती है, जैसा लगता है कि हल चलाया गया है। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं इसको, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है मालवा पठार। यहाँ पर काली मिट्टी की प्राप्ति होती है। मालवा का पठार, इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार पश्चिम उत्तर पश्चिम में, इधर मेवाड़ के पठार तक, अरावली तक है ना, मेवाड़ के पठार तक। इधर आएंगे तो इधर ये इधर गुजरात तक है ना, कहाँ तक, ये गिर पहाड़ी तक। और उत्तर में आएंगे तो ग्वालियर का पठार पड़ता है, ये बुंदेलखंड पठार तक। और पूर्व में आएंगे तो ये बघेलखंड तक इसका विस्तार है। दक्षिण में आएंगे तो इसका विस्तार ये विंध्याचल और सतपुड़ा तक इसका विस्तार है। मालवा पठार का विस्तार
दक्षिण में विंध्याचल और सतपुड़ा तक है ना। उत्तर में ग्वालियर के पठार या बुंदेलखंड पठार तक है, इधर बघेलखंड पठार तक है, और इधर मेवाड़ के पठार तक इसका विस्तार है। मालवा के पठार से ही ये चंबल नदी निकलती है, यानी कि मालवा के पठार की सबसे प्रमुख नदी जो है वो चंबल नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो हमीरपुर में जाकर मिल जाती है। ये चंबल नदी जो जा रही है ये यमुना की सहायक नदी है, हमीरपुर पर मिल जाती है। ठीक है, तो जो चंबल नदी है वो मालवा के पठार से ही निकलती है। और चंबल नदी भारत में सबसे ज़्यादा इसने क्या किया, अवनालिका अपर्दन किया है। मालवा के पठार पर ही अवनालिका अपर्दन क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि का निर्माण कर दिया है। हर जगह महाखड्ड गड्ढे बना रखे हैं, तो बीहड़ भूमि का निर्माण कर रखा है चंबल नदी ने। कहाँ पर, मालवा के पठार पर ही। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि कहाँ पर है, तो चंबल नदी घाटी के क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि, जिसको हम उत्खात बीहड़ कह लीजिए, बीहड़ ठीक है, बीहड़ के नाम से, बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं, उत्खात। ठीक है, उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। तो चंबल नदी ने भारत में सबसे ज्यादा उत्खात भूमि का निर्माण किया है। कहाँ पर, मालवा के पठार पर। चंबल नदी पर ही 2 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से, एक का नाम है राणा सांगर बांध और एक का नाम है गांधी सागर बांध। ठीक है, एक का नाम है राणा सांगर बांध और दूसरे का नाम है गांधी सागर बांध। कहाँ पर है, चंबल के पठार पर ही, ये मालवा के पठार पर ही, चंबल नदी पर 2 परियोजना है, राणा सांगर बांध और गांधी सागर बांध। ठीक है, मालवा के पठार के दक्षिण में, जो मालवा का पठार है इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी है। ये रेड कलर से दिख रही होगी, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी क्या है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक है। गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक विंध्य पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये मुख्यतः विंध्याचल पर्वत और कैमूर और पारसनाथ पर्वत के भागों में डिवाइडेड है। इधर बिहार तक आ जाएंगे, इधर पारसनाथ पहाड़ी आ जाती है ना, तो पारसनाथ और इधर विंध्याचल पर्वत। तो ये पूरा पर्वत श्रेणी है जो मुख्यतः अलग अलग पहाड़ियों से मिलकर बनी है। विंध्याचल पहाड़ी, ये विंध्याचल है, उधर कैमूर पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, मालवा के पठार को राजस्थान में हम हड़ौती के नाम से जानते हैं, हड़ौती। ठीक है, मालवा के पठार को हम हड़ौती के नाम से भी जानते हैं, हड़ौती का पठार। ठीक है, तो विंध्याचल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो विंध्याचल जो है इसका विस्तार गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। कैमूर और क्या कहते हैं कि पारसनाथ की पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसको हम गुजरात में जोबट हिल, गुजरात में इसको जोबट हिल और बिहार में इसको कैमूर हिल के नाम से जानते हैं। कैमूर विंध्य पर्वत जो है इसको हम जोबट हिल और कैमूर हिल के नाम से जानते हैं। बिहार में, इधर बिहार लगता है तो कैमूर हिल के नाम से, और गुजरात में इसको हम जोबट हिल के नाम से जानते हैं। नाम याद रखिएगा। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी जो है ये भवन निर्माण की सामग्री के लिए यहाँ से बहुत सारा मटेरियल हमें प्राप्त होता है, जैसे कि चूना पत्थर, संगमरमर, सेल घड़ी, है ना, बालू पत्थर, ये सारी चीजें विंध्य पर्वत श्रेणी से मिल जाती हैं। भवन निर्माण की सामग्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी निकलती है जो कि भ्रंश घाटियों में बहती है, बता चुके हैं। नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक से निकलती है और कहाँ पर जाती है, इधर खंबात की खाड़ी से होते हुए इधर अरब सागर में मिल जाती है।
ठीक है। तो ये जो विंध्य पर्वत श्रेणी है ये एक प्रकार से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत में प्रवाह होने वाले ये गंगा नदी तंत्र, जितने सिंधु नदी तंत्र जो भी हैं, उनको दक्षिण भारत के अफवाह क्षेत्र से अलग करता है। कौन? विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी ऊपर के उत्तर भारत के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजक रेखा की तरह कार्य करता है। कौन? विंध्य पर्वत श्रेणी। इतनी बात होगी विंध्य पर्वत के बारे में, ठीक है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी है जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, और उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? ये रेड कलर से ये सतपुड़ा पर्वत है पूरा। कौन कौन सा है? इसको कहते हैं हम राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला, ठीक है, राजपीपला की पहाड़ी। बीच वाले को हम कहते हैं महादेव, ठीक। और सबसे जो लास्ट में इसको हम कहते हैं मैकाल, ठीक है। राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत। तो 3 हिस्सों में सतपुड़ा पर्वत डिवाइडेड है। सतपुड़ा पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, जिसको हम कहते हैं धूपगढ़ चोटी। क्या कहते हैं? धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी ये पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पर स्थित है? महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। महादेव पर्वत है, इस पर ये जो चोटी दिख रही है ब्लैक कलर की, इसको कहते हैं धूपगढ़ चोटी, ठीक है। 1350 मीटर ऊंची है। 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है, इसको हम कहते हैं अमरकंटक। ये जो चोटी दिख रही है इसको कहते हैं अमरकंटक। किस नाम से जानते हैं? अमरकंटक। तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, 1350 मीटर ऊंची है, महादेव पर्वत पर स्थित है। और इसको हम कहते हैं, इधर जो है इसको कहते हैं राजपीपला की पहाड़ी, ठीक। अमरकंटक से ही, अमरकंटक जो स्थान है वहां से नदियों का उद्गम है। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा नदी निकलती है, और दूसरी नदी सोन नदी, जो कि इधर गंगा में जाकर पटना नामक स्थान पर मिल जाती है। कौन? पटना के समीप मिल जाती है सोन नदी। ये सोन नदी जा रही है, ऊपर से ये यमुना आई है, और ये जो नदी आ रही है गंगा नदी आई है, और इधर बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, और ये नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है। सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बहती है। नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अपने भ्रंश घाटियों में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? भ्रंश घाटियों में बहती हैं। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक पर्वत। जैसे अरावली पर्वत है, ये एक वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, वैसे ही सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का मतलब इस तरीके से सपोज करो, इसकी आकृति जो है मेज के आकार की होती है। कैसी? तो ये ब्लॉक है, यानी कि या तो इसमें क्या होता है, बीच का भाग धंस जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इधर इधर ये पर्वत निकल आए, बीच में जो बन गया इसको हम कहते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी, या इसी को हम कहते हैं ग्राबेन। ग्राबेन के नाम से जानते हैं। ये जो बीच में होता है इसको हम ग्राबेन कहते हैं, ठीक है। तो इधर उधर जो उठ गया, यानी कि ये मुख्यतः एक तरीके से पर्वत नहीं होता है। अगल बगल के भाग जब जमीन में धंस जाएंगे और बीच का भाग वहीं पर रहेगा, तो बीच वाला जो हिस्सा वो पर्वत बना रहेगा। सपोज करो इस तरीके से समझते हैं, ये पूरी एक सपाट जमीन थी, ठीक है। इधर का भाग धंस गया, इधर का भाग धंस गया, तो जो धंस गया तो बीच में जो बचा रह गया, तो ये जो बच गया इसको ही हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। और जो धसे हुए भाग को हम कहते हैं ग्राबेन। ये लिखा हुआ ग्राबेन। ब्लॉक को हम हास्ट के नाम से भी जानते हैं। हास्ट, किस नाम से? हास्ट के नाम से।
ठीक है। तो सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। इसकी भ्रंश घाटियों में ही इधर ये जैसे जो भ्रंश घाटी बन गई है, ऊपर जो पर्वत निकल आया, इधर उधर जो धस गया, ऐसी कोई यही कहते हैं भ्रंश घाटी, ये जो धसा हुआ भाग है। तो यहीं पर एक तरफ नर्मदा बह रही, एक तरफ तापी बह रही है ना। तो सतपुड़ा पर्वत जो है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और इसके दक्षिण में तापी नदी बहती है। तो एक प्रकार से सतपुड़ा पर्वत जो है ये जल विभाजक का काम करता है। किसके किसके बीच में? नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच में एक जल विभाजक है। देखो ऊपर नदी दूसरी बह रही, नीचे दूसरी बह रही, ऊपर नर्मदा नदी, नीचे तापी नदी। तो इसके बीच में जल विभाजक का कार्य कौन कर रहा है? सतपुड़ा पर्वत कर रहा है। इसको एक ब्लॉक पर्वत कहते हैं और जो धसा हुआ भाग होता है उसको हम ग्राबेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई तो मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पर्वत। जिस प्रकार अरावली पर्वत, जैसे कि यहाँ पर सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा क्या करता है? जल विभाजक का कार्य कर रहा है नर्मदा और तापी के बीच में। ऐसे ही जो अरावली पर्वत है ये जलवायु विभाजक का कार्य करता है। कैसे? और जल विभाजक का भी कार्य करता है, क्योंकि इधर गंगा नदी अपवाह तंत्र है और इधर की जो लूनी नदी और जो भी शुष्क प्रदेश है, मतलब लूनी नदी के अपवाह तंत्र को अलग करता है कौन? अरावली पर्वत। यहाँ की जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। यहाँ पर जो जलवायु अलग है, यहाँ पर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जबकि इधर सूखा और अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो अरावली पर्वत क्या करता है? जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है और जल विभाजक का भी कार्य करता है। ऐसे ही सतपुड़ा क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। उत्तर में बहने वाली नदी नर्मदा नदी और दक्षिण में बहने वाली नदी तापी नदी को अलग करता है। ऐसे ही ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल क्या, ये पूरी विंध्याचल श्रेणी क्या करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सतपुड़ा के बारे में। अब आगे बात करते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड का जो पठार है ये मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मालवा पठार के उत्तर में स्थित है, ये बुंदेलखंड का पठार दिख रहा है। पूर्व में इसकी आ जाते हैं तो बघेलखंड आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, है ना, बांदा, ये सारे जिले जो आ जाते हैं, 7 जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत ही पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि नीस चट्टान के नाम से जानते हैं। कौन सी चट्टानें? नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बुंदेलखंड बघेलखंड के क्षेत्र में नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये सब हमने चट्टान वाले वीडियो देखिएगा, उसमें हमने पढ़ा रखा है। तो सबसे प्राचीनतम हिस्सा है ये, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही सेम बघेलखंड है, उसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बुंदेलखंड से लगा हुआ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। पहले समझिए मेघालय के पठार के बारे में। पूर्वोत्तर भारत में स्थित पठार को मेघालय के पठार कहते हैं। ठीक है, इस पर स्थित 3 चोटियां हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतियां, पढ़ाया मैंने वीडियो में। गारो, खासी, जयंतियां 3 चोटियां हैं। यहीं पर ही ये जो खासी दिख रहा, खासी पर्वत पर ही शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी है, चेरापूंजी, मासिनराम, सब यहीं पर स्थित है। ठीक है, इसको हम शिलांग के पठार के नाम से भी जानते हैं और इसी को ही हम कार्बी एंगलांग के पठार के नाम से भी जानते हैं। नाम याद कर लीजिए, पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया था कार्बी एंगलांग के बारे में। तो मेघालय के अंतर्गत आता है, कार्बी एंगलांग पठार के नाम से भी जानते हैं। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा था, क्योंकि यहाँ पर बहने वाली जो नदी है, तीस्ता नदी, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र आती हैं, इन्होंने यहाँ के पठारी क्षेत्र को काट दिया है, जिससे ये भाग मैदानी बन गया। यहाँ पर काफी मिट्टी जाके जमा कर दी, मैदानी भाग बन गया। इसके इधर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है, इस वजह से इसको, इस जो गैप बन गया है यहाँ पर बांग्लादेश से जो गैप बन गया है, इसको हम मालदा गैप के नाम से जानते हैं, या इसी को हम राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। राजमहल गारो, क्यों? क्योंकि राजमहल पहाड़ी इधर पश्चिम बंगाल में, राजमहल पहाड़ी, और इधर गारो, तो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जानते हैं, मालदा। ठीक है,
तो ये तो मेघालय के पठार के बारे में हो गया, कुछ इतनी खास बात नहीं है, हमने पढ़ा चुके हैं, पुरानी वीडियो देखिएगा। राजमहल गारो गैप, यहाँ पर जो भाग हट गया है क्योंकि ये इसी का ही विस्तार था। ठीक है, किसने अलग किया? नदियों ने काट दिया पूरा पठारी क्षेत्र को और यहाँ पर मैदानी भाग का निर्माण कर दिया है, जिसको हम राजमहल गारो गैप ये जो बन गया है या मालदा गैप के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग छोटा नागपुर के पठार के बारे में। छोटा नागपुर का पठार जो है ये सबसे पूर्व में स्थित पठार है। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः झारखंड में स्थित है। इसके अतिरिक्त इसका कुछ भाग उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसके अंतर्गत दो पठार आ जाते हैं। कौन कौन से? उत्तर में स्थित पठार को हजारीबाग का पठार कहते हैं और दक्षिण में स्थित पठार को रांची का पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर में स्थित पठार को हजारीबाग पठार और दक्षिण में स्थित पठार को रांची के पठार के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर में राजमहल पहाड़ी, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण छोटा नागपुर का पठार। क्यों? क्योंकि इस पर ये बीच में से जो नदी निकलती है, जो नदी हमने बनाई है, इसको हम दामोदर नदी कहते हैं। दामोदर नदी घाटी जो है, दामोदर नदी बेसिन, यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान जो होती है कोयले के भंडार है। एक तरीके से कोयला सबसे ज्यादा गोंडवाना क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है। किस प्रकार का कोयला? बिटुमिनस प्रकार का कोयला। ठीक है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है जो कि नदी घाटियों में पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टान है। दामोदर नदी घाटी जो है छोटा नागपुर के पठार को दो हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले स्थित पठार को हजारीबाग के पठार के नाम से जानते हैं और जो दक्षिण में स्थित है, उत्तर में हजारीबाग और दक्षिण में स्थित पठार को रांची के पठार के नाम से जानते हैं। ये एक हमने पर्वत चोटी बना रखी है, इसको हम कहते हैं पारसनाथ चोटी या पारसनाथ हिल। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी है, पारसनाथ हिल है, जो कि हजारीबाग पठार पर स्थित है। इसी प्रकार रांची के पठार जो है दामोदर नदी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ से जो नदी निकलती है इसको हम कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी। किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। इसका अपवाद क्षेत्र रांची के पठार पर ही है। ठीक है, और इस पर ही जो हमने गोल कलर का डॉट बना रखा है, स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात स्थित है। क्या स्थित है? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, रांची के पठार से बहती है और इस पर ही स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ठीक है, रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को सम्मिलित रूप में ही हम ये पूरा जब बोलते हैं उसको ही हम छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई छोटा नागपुर के पठार के बारे में। अब हम आते हैं इसके दक्षिण में। जब आते हैं तो ये यहाँ पर जो बीच का भाग है इसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। महानदी बेसिन। ठीक है, महानदी बेसिन क्यों? क्योंकि ये महानदी आती है जो कि उत्तर में स्थित छोटा नागपुर के पठार को और दक्षिण में स्थित दंडकारण्य पठार को अलग करती है। ये महानदी बेसिन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी भी नदी घाटी है। नदी घाटी में क्या होते हैं? हमने बोला था गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती हैं नदी घाटियों में। तो यहाँ पर कोयला संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भंडार है। यहाँ पर कोयला के क्षेत्र पाए जाते हैं। कहाँ पर? महानदी बेसिन में। महानदी बेसिन ये भी धसाव प्रक्रिया के कारण ही यहाँ पर बेसिन का निर्माण हुआ है। महानदी जो है क्या करती है? छोटा नागपुर के पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करती है। दंडकारण्य पठार जो है इसका प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, दंडकारण्य पठार पर ही बस्तर का पठार स्थित है। ये हमने बनाया है दंडकारण्य पठार, इस पर ही ये बस्तर का पठार स्थित है। हमने लिखा बस्तर का पठार।
जो छोटा सा दिख रहा है बस्तर का पठार, बस्तर के पठार पर ही टिन की प्राप्ति होती है। भारत में जो टिन जो प्राप्त करा जाता है बस्तर के पठार से इसकी प्राप्ति होती है। बस्तर के पठार से ही एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं इंद्रावती नदी। ये इंद्रावती नदी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी इधर दक्कन ट्रैप से इधर पश्चिमी घाट से निकलती है। ये गोदावरी नदी आ रही है, ये गोदावरी नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी जो होती है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी बस्तर के पठार से ही निकलती है। खनिज संसाधन की दृष्टि से बस ये जो दंडकारण्य पठार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला पठार है। ये अनउपजाऊ है, उबड़ खाबड़ है यानी कि जमीन यहाँ की ठीक नहीं है तो उपजाऊ नहीं है, अनउपजाऊ है, लेकिन खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि बस्तर के पठार से टिन की प्राप्ति होती है। ये तो हो गई बात दंडकारण्य पठार के बारे में। उसके दक्षिण में जब हम आते हैं तो ये जो दो पठार हमने बनाए हैं इसको सम्मिलित रूप में हम आंध्र का पठार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आंध्र पठार। आंध्र प्रदेश में स्थित है आंध्र पठार। दक्षिण में जो पठार है इसको हम आंध्र पठार के नाम से जानते हैं। और ऊपरी वाले जो पठार है, ऊपर जो उत्तर में स्थित पठार, उसको हम तेलंगाना के पठार से, जबकि इसके दक्षिण में जो पठार है उसको हम रायलसीमा के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच में से कृष्णा नदी निकलती है जो कि यहीं से निकलती है, इधर पश्चिमी घाट से होते हुए आती है। तो इसके उत्तर में जो पठार है यानी कि ये आंध्र के पठार को दो भागों में बांटती है। उत्तर में स्थित पठार को हम तेलंगाना के पठार के नाम से जानते हैं, जबकि इसके दक्षिण में स्थित जो पठार है उसको हम रायलसीमा पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी आ रही है, ये गोदावरी नदी है और ये कृष्णा नदी है। इनके बीच में ही एक दलदल भूमि का निर्माण हुआ है ना। यहाँ पर जो झील है इसको हम कोलेरू झील के नाम से जानते हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। ठीक है। जो कि एशिया की सबसे बड़ी दलदल भूमि है, एशिया की सबसे बड़ी दलदल भूमि के नाम से जानते हैं कोलेरू झील। किसके किसके बीच में है? ये हमारी गोदावरी नदी और ये कृष्णा नदी आ रही, इन दोनों के बीच में ये स्थित है कोलेरू झील। ऊपर का जो तेलंगाना का पठार है इसका उत्तरी हिस्सा जो है वो पठारी है, जबकि दक्षिणी हिस्सा, ये हमने डॉटेड से दिखाया है, दक्षिणी हिस्सा जो है वो उपजाऊ है। जो हमने डॉट से दिखाया है इस वजह से डॉट से दिखाया क्योंकि दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ है जबकि उत्तरी हिस्सा इसका पठारी है। ठीक है। तो ये बात तो हो गई आंध्र के पठार के बारे में। ठीक। अब हम लोग आते हैं इधर कर्नाटक के पठार के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कर्नाटक का जो पठार है ये मुख्यतः कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। यहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति होती है ना। लौह अयस्क में क्या क्या, जैसे लोहा मिल जाता है, तुम्हारा तांबा मिल जाता है ना, अब्रक मिल जाता है, ये जो भी मैग्नीज मिल जाते हैं, ये खनिज संसाधन की दृष्टि से, धात्विक खनिज की दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक के पठार में धारवाड़ नामक स्थान पर पाई जाती हैं। इस वजह से इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रखा गया। कर्नाटक के पठार में ये रेड कलर से एक हमने पर्वत बनाया है जिसको हम कहते हैं बाबा भूदान पर्वत। बाबा भूदान पर्वत। ठीक, क्या नाम है? बाबा भूदान पर्वत के नाम से जानते हैं इसको। कर्नाटक के पठार पर स्थित है बाबा भूदान पर्वत। ठीक है। बाबा भूदान पर्वत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर ही खनिज संसाधन के भंडार हैं। यहीं पर ही पास में कोलार की खान और हट्टी की खानें स्थित हैं जो कि सोना के लिए, यहाँ से सोना की प्राप्ति होती है। किसकी? स्वर्ण की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? कोलार की खान और हट्टी की खान। कोलार और हट्टी की खानों से हमें सोना की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? कर्नाटक के पठार पे स्थित है। कर्नाटक के पठार के उत्तरी हिस्से में ये बंगलौर का पठार और मैसूर के पठार, इसको दो भागों में बांटा गया है। नॉर्मली हमने डिवाइड करके दिखाने की कोशिश करी है, बेंगलोर का पठार और मैसूर का पठार। ठीक है। तो
ये जो कावेरी नदी आ रही है, कृष्णा नदी, उसके दक्षिण में कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है मैसूर के पठार पर ही है, यानी कि यहीं से कावेरी नदी निकलती है। तो मैसूर के पठार पे ही इसका मतलब कि अपवाह क्षेत्र है। ठीक, तो ये बात हो गई कर्नाटक के पठार के बारे में। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कोलार हट्टी की सोने की खान है, बाकी खनिज संसाधन यहाँ पर मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो पूरा ये सब आता है किसके अंतर्गत आता है? ये सब आ जाता है दक्कन के पठार के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? दक्कन के पठार के अंतर्गत। एक चीज और देख लीजिए, ये जो कर्नाटक का पठार है और इधर पश्चिमी घाट है, तो इसके बीच का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मलनाड के नाम से जानते हैं। ये मलनाड लिखा हमने, मलनाड, यानी कि कर्नाटक के पठार और पश्चिमी घाट के बीच का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको मलनाड के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा हिस्सा जो आता है, ये सब आता है मेरा दक्कन पठार के अंतर्गत। दक्कन पठार के अंतर्गत क्या क्या आएगा? दक्कन ट्रैप आता है, आंध्र का पठार आता है और कर्नाटक का पठार आता है। तो हमने ये आंध्र का पठार पढ़ा दिया, दक्कन ये कर्नाटक का पठार पढ़ा दिया। अब हम लोग आते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। जैसा कि ये गोंडवाना लैंड से जब ये अलग हो रहा था प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कई प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई है, लावा निकला है, जिससे कि यहाँ पर लावा जो है बह के परत सीढ़ी नुमा उसने आकृति इस तरीके से बना ली है और ठंडा हो गया तो जम गया है। तो हम बता रहे थे दक्कन ट्रैप के बारे में। इसमें क्या है कि जो लावा जो बहा है वो सीढ़ी नुमा आकृति में लावा इस तरीके से बह गया है। जब ये ठंडा हो गया है तो इसने बेसाल चट्टानों का रूप धारण कर लिया है। तो हम बता चुके हैं कि बेसाल चट्टानें जब टूट फूट होती है, अपक्षय अपर्दन होता है, यानी कि जब वर्षा होती है या वायु का घर्षण होता है तो इनका अपक्षय अपर्दन होता है, टूट फूट होती है, जिससे क्या होता है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी किस लिए फेमस है? हम बता चुके, काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी फेमस है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग लगाए जाते हैं, है ना, कपास की खेती इस वजह से की जाती है। दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन का जो पठार के अंतर्गत हम बता चुके हैं कि कर्नाटक का पठार है ना, और ये तुम्हारा ये आंध्र पठार और ये दक्कन ट्रैप पूरा आ जाता है दक्कन के पठार के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कुछ पर्वत श्रेणियां भी हैं। कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि सतमाला हो गया, अजंता हो गई, हरिश्चंद्र हो गए, बालाघाट। यानी कि उत्तर में जो स्थित पर्वत श्रेणी है वो दो पर्वत श्रेणी है। कौन कौन सी? सतमाला सतमाला, ठीक। उसके पूर्व में है अजंता, ठीक। इन दोनों पर्वत चोटियों के दक्षिण में हरिश्चंद्र और बालाघाट आ जाती है। कौन? हरिश्चंद्र और बालाघाट। तो ये बात हो गई दक्कन के पठार के बारे में। दक्कन ट्रैप में सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट चार पर्वत श्रेणियां आती हैं। ठीक है, पर्वत चोटी कह सकते हो, छोटे छोटे पर्वत हैं, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट। अब बात करते हैं पूर्व में स्थित प्रायद्वीप के बारे में, जिसको हम कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप और कच्छ प्रायद्वीप। कच्छ प्रायद्वीप में ही कच्छ की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये दलदल और नम भूमि वाला क्षेत्र है, जहाँ पर लूनी नदी जो होती है विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी को, क्योंकि यहाँ पर कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है, इस वजह से इसको अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। इसके दक्षिण में काठियावाड़ प्रायद्वीप है, जिसके अंतर्गत चार चोटियां आती हैं, चार पर्वत चोटी आती हैं, जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण इस प्रकार है। उत्तर में, सबसे उत्तर में स्थित चोटी को मांडव के नाम से जानते हैं, उसके दक्षिण में बरदा के नाम से जानते हैं, उसके दक्षिण में गिरनार पहाड़ी के नाम से जानते हैं और सबसे दक्षिण में गिर पहाड़ी के नाम से जानते हैं।
काठियावाड़ प्रायद्वीप प्रायद्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 4 पहाड़ी आती हैं, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। ठीक है, तो ये तो हो गया पूर्व में स्थित प्रायद्वीप के बारे में कुछ चर्चा। बाकी हमने लगभग सारा प्रायद्वीप पढ़ा दिया, पूरे पठार पढ़ा दिए। मेरे हिसाब से कुछ नहीं छूटा, हमने एक ही वीडियो में लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, सारे पठार के बारे में नॉलेज हो जाएगा। नदियों के माध्यम से हमने समझा दिया है, नदियों के बारे में हम एक अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे। चलिए, बाकी हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक दक्षिण भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।